हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 27 मई 2025 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना देर किए हुए डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे इज फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश आर्मी एट ऑड्स विद गवर्नमेंट ऑन म्यांमार कॉरिडोर। तो जैसे कि हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो भी किया था इसके ऊपर कि अब म्यांमार में एक पावर स्ट्रगल चल रहा है, और हमने जानने की कोशिश की थी थ्रू स्पेकुलेशंस, थ्रू लॉजिक्स कि इस पावर स्ट्रगल के पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। क्या इसके पीछे इंडिया हो सकता है, क्या इसके पीछे यूएसए हो सकता है, या पाकिस्तान या चाइना, कौन हो सकता है, या खुद बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स इस पावर स्ट्रगल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इस पावर स्ट्रगल को लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी मिलनी शुरू हो गई है आफ्टर दिस न्यूज। एक्चुअली हुआ क्या, बांग्लादेश के आर्मी की जो स्पोक पर्सन है लेफ्टिनेंट कर्नल शफीकुल इस्लाम, इन्होंने कल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक मीडिया ब्रीफिंग दी, और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे हार्श वर्डों का इस्तेमाल किया, है ना। इन्होंने बोला कि भाई जो बांग्लादेश आर्मी है वो इंटरिम गवर्नमेंट के इस डिसीजन से कोई ताल्लुक नहीं रखती, है ना, कि हम एक ह्यूमनिटेरियन कॉरिडोर बनाएं बिटवीन बांग्लादेश एंड म्यांमार, है ना। बांग्लादेश में कहाँ से शुरू होगा ये कॉरिडोर? रखाइन प्रोविंस से, जहां पर रोहिंग्याज रहते हैं, ठीक है। और कहां तक जाएगा? बांग्लादेश के चिट्टागांव तक, ठीक है। तो बांग्लादेश आर्मी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये जो कॉरिडोर है ना, वो एक्चुअली में हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, हमारी जो इंटीग्रिटी है, सोवरेनिटी है, उसके लिए खतरा है। और आर्मी का जो बेसिक काम होता है वो अपने कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना, उसकी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना, उस पर जो आने वाले थ्रेट्स हैं उनको क्या करना, टैकल डाउन करना, ये किसी भी आर्मी का काम होता है। तो ये जो कॉरिडोर है सीधे सीधे हमारी नेशनल सिक्योरिटी, सोवरेनिटी के लिए खतरा है। दैट इज़ वाई हम इसके साथ कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हम इस पर गवर्नमेंट के साथ, जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके साथ नहीं है, ठीक है। इससे पहले बांग्लादेश की आर्मी की जो चीफ है बकारुज्जमान, उन्होंने इस कॉरिडोर को ब्लडी कॉरिडोर कह दिया था, ठीक है। इन्होंने कहा ये एक ब्लडी कॉरिडोर है और इसके थ्रू बांग्लादेश में सिर्फ ब्लड ही बहेगा, है ना। इस कॉरिडोर के थ्रू क्या क्या थ्रेट उन्होंने बताए थे? उन्होंने कहा कि देखो, अनवांटेड टेररिस्ट हमेशा अनवांटेड ही होते हैं, ये हमारी कंट्री में आएंगे, अनवांटेड टेररिस्ट हमारी कंट्री में आएंगे। इसके अलावा ड्रग्स एंड वेपन, ये हमारी कंट्री में बिकने लगेंगे, ठीक है, जो हम होने नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो एक कू के संकेत भी दिए हैं, क्योंकि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया लेफ्टिनेंट कर्नल शफीकुल इस्लाम ने, ठीक है। इन्होंने बोला है कि भाई कि हम एक वार्निंग इशू करते हैं कि अगर किसी पर्सन ने, है ना, स्टर्न एक्शन विल बी टेकन इफ एनीवन अटेम्प्ट्स टू ऑर्गेनाइज मॉब्स। अगर किसी ने भीड़ के थ्रू, है ना, भीड़ को जुटाने की कोशिश की, प्रोटेस्ट करवाने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ क्या लिया जाएगा? स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि आर्मी को कहीं ना कहीं एक डर है ना, कि जिस तरह का प्रोटेस्ट शेख हसीना के अगेंस्ट राइज अप किया गया, उस तरह का प्रोटेस्ट एक बांग्लादेश आर्मी के अगेंस्ट भी हो सकता है, ठीक है। दैट इज वाई इन्होंने एडवांस में दे दिया है ना, एक नोटिस समझ लो, चाहे वार्निंग समझ लो, कि भाई कोई भी पर्सन अगर मूव को मोबिलाइज करने की या ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है, उसके अगेंस्ट हम क्या लेने वाले हैं? स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर इन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखाया और मजबूरी बताई अपनी कि भाई आफ्टर अगस्त 5 द आर्मी हैज कोऑर्डिनेटेड विद एवरीवन फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2024 जब से शेख हसीना, है ना, इस कंट्री को छोड़ के गई हैं और कंट्री में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, उसके बाद हमने सबसे, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो या अदर
है ना स्टेट मेंबर्स हो, उनसे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की है जिससे इस डिसेबिलिटी को दूर किया जा सके। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप कू करना चाहते हैं, है ना, तो उन्होंने कहा कि अगर कू करना चाहते हैं तो 5 अगस्त 2024 के बाद हमारे पास तो स्कोप ही स्कोप था, है ना। एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अब कंट्री छोड़ के चला गया है ना। जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो रूलिंग पार्टी के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, वो भी कंट्री छोड़ के चले गए या उन्होंने उस पार्टी को छोड़ दिया। तो हमारे पास तो एक ओपन ग्राउंड था, अगर हम चाहते तो हमें कू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आते और हम पावर ग्रैब कर लेते, है ना। तो हमारी कू करने की कोई मंशा कभी थी ही नहीं। ठीक है, बट उन्होंने कहा कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, ठीक है, सीधे सीधे तो नहीं बोला गया कि कू करने वाले हैं, बट एक वार्निंग है ना। उन्होंने बोला कि भाई हम अपनी बांग्लादेश की जो हमारी ज़मीन है उसकी सोवरेनिटी के अगेंस्ट, नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट इंटरिम गवर्नमेंट का लिया गया कोई भी डिसीजन नहीं मानेंगे। द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ बांग्लादेश विल नॉट बी पार्टी टू decisions that may harm the country's national security, a spokesperson of Bangladesh Army said on Monday. ठीक है, speaking at the press briefing in Dhaka, Lieutenant Colonel Safiqul Islam hinted at the divergence with the interim government initiative to start humanitarian corridor to Myanmar's Rakhine province, home to the persecuted Rohingyas Muslim, and said that army will not compromise ऑन दिस मैटर। तो एक तरह से है ना, कू का नाम नहीं लिया गया है, बट कू की बात की गई है, कंप्रोमाइज नहीं करोगे देन क्या करोगे, है ना। अच्छा, अब ये ह्यूमन कॉरिडोर है क्या, अब ये क्या है ये रखाइन कॉरिडोर। ठीक है, तो अगर बांग्लादेश के मैप को हम देखें, बांग्लादेश और म्यांमार के मैप को देखें हम, ठीक है, तो ये बांग्लादेश रहा, है ना, ये जो आपको ग्रे एरिया में दिख रहा है, ठीक है, ये म्यांमार रहा, ठीक है। और म्यांमार में ये जो एरिया है जो येलो कलर में दिख रहा है, डार्क येलो कलर में दिख रहा है, इसी को बोला जाता है रखाइन प्रोविंस। ठीक है, और यहाँ पर रहते हैं रोहिंग्याज। तो एक प्रपोजल यूएन ने दिया कि क्यों ना, है ना, म्यांमार के इस रखाइन प्रोविंस से चिट्टागांव तक एक कॉरिडोर बना दिया जाए, ह्यूमन कॉरिडोर बना दिया जाए, जिससे कि अगर परसिक्यूटेड रोहिंग्याज, है ना, जो परसिक्यूटेड होने के बाद कुछ रोहिंग्या यहाँ आके बस गए बांग्लादेश में, तो यहाँ एक फ्री मूवमेंट हो सके, है ना, जिसे इंटरिम गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, बट आर्मी नहीं एक्सेप्ट कर रही है। अच्छा, अब इस जो पावर स्ट्रगल जो चल रहा है, इसमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि कौन किस साइड है, या फिर कौन यूएसए के साइड है, इंटरिम गवर्नमेंट यूएसए के साइड में है या आर्मी यूएसए के साइड में है ना। कल जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना, तो एक एक्सपेक्ट ये भी निकल के आया कि आर्मी में भी यूएसए के साइड में है ना, यूएसए की गवर्नमेंट के साइड में है ना। बट इसे देख के ये लग रहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट तो यूएसए के साथ है, बट जो आर्मी है वो कहीं ना कहीं यूएसए के साथ खड़ी नहीं दिख रही। क्योंकि देखो, इस ह्यूमनिटेरियन कॉरिडोर का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है, क्या रिजल्ट निकल के आएगा, है ना। इसे एक फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है, फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा, देन यूएसए थोड़े दिन बाद इसे क्या करना शुरू कर देगा, टेक ओवर करना शुरू कर देगा ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंस के बिहाफ पे। ठीक है, तो आई थिंक आर्मी लग रही है इसमें कि, है ना, आर्मी एक हर्डल बन रही है यूएसए के सामने, जो इस रखाइन कॉरिडोर को, जो ह्यूमन कॉरिडोर को नहीं चाहती है। ठीक है, बाकी आगे क्या होने वाला है इसमें देखते हैं कि कू होगा, है ना, या फिर जो मोहम्मद यूनिस इंटरिम गवर्नमेंट के हेड है वो और स्ट्रांग निकल के आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज। भारत फोरकास्ट सिस्टम BFS सेट टू गिव शार्पर रेन अलर्ट। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा IMD है, द इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है BFS, भारत फोरकास्ट सिस्टम। जो हमारा करंट फोरकास्ट सिस्टम है उससे फार बेटर है, फार प्रिसाइज है और बहुत ज़्यादा फास्ट है, उसकी कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, अगर बात करें BFS और करंट जो हमारा फोरकास्ट मॉडल है तो बहुत ज़्यादा अंतर है ना। एक तो जनरेशनल गैप है क्योंकि बहुत पुराना है, जो हमारा करंट हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, है ना, ये लगभग 25 ईयर्स पुराना है, तो एक जनरेशनल गैप तो है ही, है ना। जो हमारा करंट BFS है इसको माना जा रहा है कि भाई ये बहुत प्रीसाइज है और बहुत माइन्यूट लेवल पे काम करेगा। जैसे अगर हम करंट फोरकास्टिंग सिस्टम की बात करें तो ये ब्लॉक लेवल पे काम करता है, एबल टू गिव
ब्लॉक लेवल फोरकास्ट 5 डे अहेड, मतलब ब्लॉक लेवल है ना, जैसे कई डिस्ट्रिक्ट को कई सारे ब्लॉक्स में बांटा जाता है ना, तो उन्हीं ब्लॉक लेवल की जो जानकारी की रेन अलर्ट जो होता है 5 दिन पहले दे देता है। बट ये जो हमारा करंट भारत फोरकास्टिंग सिस्टम है ये पंचायत लेवल पे ये काम करेगा, एबल टू गिव फोरकास्ट अप टू द लेवल ऑफ पंचायत। यानी कि अब ये जो भारत फोरकास्ट सिस्टम है ये इतना कैपेबल है ना, ये डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक तो छोड़ो, स्टेट तो छोड़ो, ये बता सकता है कि किस पंचायत में कब कितनी बारिश होने वाली है, एक गांव में कितनी बारिश होने वाली है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रीसाइज है, बहुत ज़्यादा फास्टर है। ठीक है, इसका रिजोल्यूशन भी हाई है, दैट इज वाई ये बहुत माइन्यूट लेवल पे चीज़ों को देख सकता है ना। जैसे हमारा करंट जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं फोरकास्टिंग सिस्टम, ठीक है, इसको बनाया गया है 12 किलोमीटर साइट टू मैप रीजन, है ना। इसने क्या है कि ग्लोब को छोटी छोटी ग्रिड्स में बांटा है ना, और हर ग्रिड की जो लंबाई है वो कितनी है, 12 किलोमीटर है। ठीक है, और ये जो BFS मॉडल है, ब्रेक डाउन ए रीजन इनटू 6 किलोमीटर साइड फॉर मैपिंग लीडिंग टू 4-fold इंप्रूवमेंट, ये 6 किलोमीटर में बांटता है, इसलिए ये और ज़्यादा माइन्यूट लेवल पे देखने की कोशिश करता है। किसने डेवलप किया है इस BFS को? BFS को डेवलप किया है IITM पुणे ने। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी, ये कहां पे है, पुणे में है। ठीक है, प्लस जो करंट वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है उसमें जो है सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता था, प्रत्यूष। ठीक है, जो कि काफ़ी पुराना सुपर कंप्यूटर है। बट जो हमारा भारत फोरकास्ट सिस्टम है इसमें जिस सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है उस सुपर कंप्यूटर का नाम है अर्का। ये एक मॉडर्न सुपर कंप्यूटर है, बहुत ज़्यादा स्पीड है, 11.7 पेटाफ्लॉप्स की स्पीड पे काम करता है। तो कुल मिला के इंडिया के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है ये, है ना, कि अब हमें जो रेन अलर्ट्स हैं वो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा माइन्यूट लेवल पे मिल पाएंगे। देखो, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत ऐसे सिंप्लीफाई करें, है ना, अब रेन अलर्ट जारी होता था जो करंट हमारा फोरकास्ट सिस्टम है उससे, है ना, कि रेन होने वाली है ना, तो ब्लॉक लेवल पे कर दिया कि भाई इस ब्लॉक में होने वाली है, बट ब्लॉक में कहाँ होने वाली है ये नहीं पता हो पाता था, है ना, तो सारे लोग अलर्ट नहीं होते थे जिसकी वजह से नुकसान हो जाता था। अब ये क्या कर रहा है भारत फोरकास्ट सिस्टम, पंचायत लेवल पे बता देगा कि भाई इस पंचायत में बारिश होने वाली है बहुत ज़्यादा, है ना, तो सारे लोग अलर्ट रहें। तो इससे जो जान माल का लॉस होता है, जो ह्यूमन लॉस होता है, जो फाइनेंशियल लॉस होता है, वो इन द कंपैरिजन ऑफ करंट फोरकास्टिंग सिस्टम कम होने की आशंका है। ठीक है, दिस इज भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, है ना, इंडिजिनसली बिल्ट है, एज वी नो, एडवांस वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम। इट वाज डेवलप्ड बाय पुणे बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी IITM। ठीक है, इट विल प्रोवाइड फोरकास्ट विद 6 किलोमीटर रिजोल्यूशन। ठीक है, द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में सबसे हाईएस्ट रिजोल्यूशन का जो रेन अलर्ट है वो ये प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा इट इज पावर्ड बाई अर्का सुपर कंप्यूटर, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। ठीक है, दिस सुपर कंप्यूटर हैज 11.77 पेटाफ्लॉप, ठीक है, स्पीड एंड 33 पेटाबाइट ऑफ स्टोरेज। ठीक है, कहाँ पे है ये सुपर कंप्यूटर? ऑब्वियस सी बात है IITM में होगा, और पहले IITM कौन सा सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल करता था? आपका प्रत्युष सुपर कंप्यूटर स्टार्ट करता था। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट। सीनियर माओइस्ट लीडर किल्ड अनदर हेल्ड इन झारखंड। ठीक है, तो नक्सलिज्म, जिसे माओइज्म भी कहते हैं, इस पर चल रहा है एक मेजर क्रैकडाउन, है ना। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी आर्टिकल्स में डिस्कस किया है कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, उसने ये रिजोल्यूट किया है कि मार्च 2026 तक इंडिया को बना देना है नक्सल फ्री, है ना। तो 2016 के बाद हमने नक्सलिज्म पे काम करना बहुत तेज कर दिया है ना, स्पीड बढ़ा दी अपनी। हमने बहुत सारी सरेंडरिंग पॉलिसी लेके आई हमारी गवर्नमेंट की, आप सरेंडर करो, आपको बहुत सारे ऑफर दिए जाते थे नक्सलीज को। ठीक है, इसके अलावा
देन हमने नक्सल जो इफेक्टेड एरियाज हैं उनमें डेवलपमेंटल वर्क शुरू किए। उसके बाद भी देखा कि नक्सलिज्म पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है ना। देन हमारी गवर्नमेंट ने ये रेजुलेट किया कि देखो ये जो नक्सलिज्म है वो एक आइडियोलॉजिकल वॉर है, और किस किस के बीच में है, डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। क्या कहता है नक्सलिज्म या माओइज्म, है ना, कि ये जो सरकार है वो गलत है। अब हमारा जो मेन टारगेट है, इस सरकार को, जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड सरकार है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको उखाड़ के फेंक देना है ना, और वन पार्टी रूल होना है ना। उसके बाद एक लीडर चुना जाएगा जो सुप्रीम लीडर होगा, जो जिसकी जब तक मर्जी होगी, जैसे माओ जेडोंग चाइना में, है ना, लाइफ टाइम रूल किया, वैसे वो रूल करेगा। तो इस तरह से माओइज्म कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करता है। तो ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बीच की लड़ाई है, ठीक है। इसके अलावा और भी अगर आप देखना चाहो, है ना, लिबरलिज्म और कम्युनलिज्म के भी अंतर है ना। जो डेमोक्रेसी है वो किसको फॉलो करता है, लिबरलिज्म को फॉलो करता है, लिबरलिज्म को फॉलो करता है। वहीं जो डिक्टेटरशिप है वो कम्युनिज्म को फॉलो करता है। तो ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। तो सरकार को जब ये पता चल गया, है ना, उसके बाद सरकार ने एक डेडलाइन सेट की कि मार्च 2026 तक, है ना, नक्सलिज्म को पूरी तरह इस दुनिया से, इस देश से ख़त्म कर देना है ना। इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेशन लॉन्च किए गए। अब इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ हंटिंग हो रही है। चेज एंड हंट की पॉलिसी अपनाई है, चेज एंड हंट की पॉलिसी, कि भाई चेज करो और मार दो, जिंदा पकड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर छूट के जाएंगे देन फिर दोबारा से वही काम करेंगे। तो अभी पिछले महीने से ये जो नक्सल के अगेंस्ट मूवमेंट है इंडियन गवर्नमेंट की, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। बहुत सारे, है ना, पहले तो सिर्फ जो नक्सल वर्कर होते थे, है ना, जो नक्सल टेररिस्ट होते थे माइन्यूट लेवल के, है ना, उनको मारा जाता था, है ना, उनके साथ इनकाउंटर होता था। अभी पिछले महीने से जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं उसमें नक्सल के लीडर्स मारे जा रहे हैं। हमने डिस्कस किया था जब हम परसों द हिंदू कर रहे थे, है ना, तो बसव राजू के बारे में जाना था, है ना, कि कैसे बसव राजू, है ना, इसने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को मारा है, और जिसको क्रेडिट दिया जाता है तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के एरिया में नक्सलिज्म को, है ना, ग्रो करने के लिए, या, है ना, नक्सलिज्म को फैलाने के लिए, है ना, उसको हमने इनकाउंटर में मार दिया। इसके अलावा कल एक और इनकाउंटर हुआ है जिसमें जो CPIM का, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, जो हमारे यहाँ बैंड है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है ना, नक्सल ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, उसका एक कमांडर है मनीष यादव, ठीक है, जिसके ऊपर लगभग 5 लाख रुपए की बाउंटी थी। इसको इनकाउंटर में मार दिया लातेहार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसके अलावा कुंदन सिंह, जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम था, ठीक है, उसको अरेस्ट किया गया है, ठीक है, आफ्टर एन एनकाउंटर। तो इस तरह का जो क्रैकडाउन चल रहा है बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल है। अच्छा, ये क्रैकडाउन एकदम ऑल ऑफ सडन इतना तेज़ क्यों हो गया, है ना? एक्चुअली में इसके लिए हमारी सरकार ने लॉन्च किया है एक ऑपरेशन। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और स्टेट पुलिस फोर्स का एक कंबाइंड ऑपरेशन है ना। इसी के तहत हंटिंग और किलिंग चल रही है, और इसका टारगेट ही यही है। किसको टारगेट करना है? अब सिर्फ नक्सल्स को टारगेट नहीं करना, नक्सल वर्कर्स को टारगेट नहीं करना है, उनके लीडर्स को भी टारगेट करना है। दैट इज भाई इतने सारे लीडर्स मारे जा चुके हैं। PIB के डेटा की अगर बात करें, है ना, तो अभी तक 27, ठीक है, 27 माओइस्ट लीडर को मारा जा चुका है, जिसमें नंबाला केशव राव, बसव राजू, द जनरल सेक्रेटरी ऑफ CPI माओइस्ट, टॉप मोस्ट लीडर एंड द बैकबोन ऑफ नक्सल मूवमेंट, ये दोनों मार दिए, इंक्लूडिंग 27, ठीक है। इसके अलावा अभी तक टोटल 54 लोग मारे जा चुके हैं, 54 नक्सल्स मारे जा चुके हैं। तो इस तरह से नक्सल पर एक क्रैकडाउन किया जा रहा है, और आई होप आने वाली मार्च 2026 में, है ना, होप हम एक नक्सल फ्री इंडिया देखें। बिकॉज अगर हम मैप देखें, है ना, नक्सलिज्म का, रेड कॉरिडोर का, इसको जहाँ पे नक्सलिज्म है हम उसको क्या क्या देते थे? रेड कॉरिडोर बोल देते थे। तो अगर हम इस मैप को देखें 2016 2014, जो डार्क रेड में है वो 2014, ठीक है। तो अगर आप देखो 2016 में कितना था, कितना बड़ा रेड कॉरिडोर था, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल,
ठीक है, तो इन एरियाज में था, है ना। अब देखो 2024 में, है ना, एंड में कहाँ रह गया, ये देखो छोटे से मध्य प्रदेश के एरिया में, कुछ आपके छत्तीसगढ़ के एरिया में रह गया है, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत तेलंगाना में है, एंड कुछ आपका झारखंड और उड़ीसा में। यानी कि जो रेड कॉरिडोर है उसका, है ना, जो साइज है बहुत छोटा रह गया है। ये क्या डिनोट करता है कि नक्सलिज्म तेजी से खत्म हो रहा है हमारे इंडिया से, ठीक है। तो 2016 से लेके 2024 तक हमने अप्रॉक्स 96% ऑफ रेड कॉरिडोर को नक्सल क्या कर दिया है, नक्सल फ्री कर दिया। तो आई होप अगले आने वाले एक साल में ये जो 4% एरिया है ना, ये भी फुल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल में आ जाएगा, है ना। यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल में तो है ही, बट फुल्ली नक्सल फ्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एससी कॉलेजियम रिकमेंड्स 3 जजेस टू टॉप कोर्ट, है ना। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जितनी भी अपॉइंटमेंट होती हैं वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होती है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कॉलेजियम सिस्टम का कोई जिक्र नहीं मिलता है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेज हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर मोस्ट जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। बट बाद में ये 3 जजेस केस होता है एंड उसके बाद एक कॉलेजियम सिस्टम एस्टेब्लिश किया जाता है। तो उसी कॉलेजियम सिस्टम में अभी हाल ही में 3 जजों को, 3 हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको अपॉइंट किया है ना, एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये 3 जजेज हैं आपके जस्टिस विजय बिश्नोई, MB अजनारिया, AS चंद्रूरकर, ये 3 लोग हैं, ठीक है। इनको अपॉइंट किया गया है। एक्चुअली हुआ क्या था, बहुत सारे जजेज एक्चुअली रिटायर हो गए थे, 2 जजेज रिटायर हो गए, जिसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है वो 31 रह गई, ठीक है। आने वाली 9 जून को एक और जज है, ठीक है, ये भी रिटायर हो जाएंगी, बेला त्रिवेदी जी, ठीक है। उसके बाद जो नंबर है वो घट के रह जाएगा 30, ठीक है। जबकि इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में जजों का जो स्ट्रेंथ है वो होना चाहिए 34। ये 1 + 33 होता है 34, एक CJI होता है, ठीक है, बाकी आपके जजेज होते हैं, ठीक है। 30 रह जाएंगे। तो हमने जो हमारा कॉलेजियम सिस्टम है उसने 3 जजेस को और अपॉइंट कर लिया ताकि जो स्ट्रेंथ है वो 33 तक पहुंच सके, ठीक है। कौन रिटायर हो रहा है 9 जून को, बिला त्रिवेदी, ठीक है। और 2 जजेस जो रिटायर हो गए थे कौन है, एक तो हमारे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, है ना, 51 चीफ जस्टिस, और उसके अलावा जस्टिस ओका, जस्टिस AS ओका, ये दोनों लोग रिटायर हो गए। उसके बाद ये जो स्ट्रेंथ थी वो कम हो गई। द टोटल सैंक्शन जुडिशियल स्ट्रेंथ ऑफ द टॉप कोर्ट इज 34, ठीक है। बात करें कॉलेजियम सिस्टम की, तो कॉलेजियम सिस्टम में 5 लोग होते हैं टोटल, जिसमें एक आपका CJI होता है और 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, ठीक है। ये किसी भी जज का, है ना, एज पर द पैरामीटर्स, एज पर द क्वालिफिकेशन, है ना, सिलेक्शन करते हैं एंड उसकी जो रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशंस के लिए को कहाँ भेज देते हैं, प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं। प्रेसिडेंट क्या करता है, जब प्रेसिडेंट इन रिकमेंडेशन को मान लेता है तो वो जज जिसे सुप्रीम कोर्ट के लिए इन्होंने रिकमेंड किया होता है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है। तो अभी ये रिकमेंडेशन जाएंगी इन तीनों की, है ना, प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद ये तीनों सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे, ठीक है। अभी हमारे जो करंट चीफ जस्टिस हैं BR गवई, उनके, है ना, उनकी चेयरमैनशिप में ये पहला, है ना, दिस इज द फर्स्ट रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कॉलेजियम हेडेड बाय द चीफ जस्टिस BR गवई, ठीक है। विद द रिटायरमेंट ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना, ओका, जस्टिस JK माहेश्वरी एंड BB नागरत्ना हैव बिकम द पार्ट ऑफ कॉलेजियम। तो 5 लोग होते हैं, तो ये 2 लोग गए, रिटायर हुए, और 2 लोग आ गए, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें सीनियरिटी नॉर्म्स की, तो अभी एज पर द सीनियरिटी BR गवई इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत या विक्रमनाथ, जज नंबर 2, जज नंबर 3, तो इनमें से कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, मोस्ट प्रोबेबली सूर्यकांत विल बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद 2027 में, है ना, हिस्ट्री बनेगी अपने आप में, व्हेन द जस्टिस BV नागरत्ना एक्सपेक्टेड टू बी द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 2027। तो इंडिया की पहली चीफ जस्टिस कौन होंगी, जस्टिस BV नागरत्ना, ठीक है। तो ये कॉलेजियम सिस्टम है और ये जजों की अपॉइंटमेंट के बारे में है। तो इस द हिंदू में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट द हिंदू में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।